आकर्षक रंग, खुशबू से भरपूर, पौष्टिक गुणों के साथ ही स्वादिष्टता की मिसाल, कम मूल्य पर आसानी से उपलब्धता और सभी के दिलों पर राज करने वाला फलों का राजा आम। जी हाँ, इन्हीं गुणों के कारण ही तो इसे राष्ट्रीय फल होने का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। चूंकि हमारा ये प्रदेश बिहार आम उत्पादन के क्षेत्र में चौथे स्थान पर आता है, इसीलिए आप अपने आसपास कई तरह के आम के बाग बगीचे देख सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आप आम की सफल बागवानी करने में सक्षम हो पा रहे हैं या नहीं, यानी आपको कितना मुनाफा और लागत कितनी लग रही है, और उसका जो तालमेल है और सामंजस्य है वो आप किस तरह से स्थापित करते हैं। तो चलिए अपने इस हम खास भाग में आपको पूरी जानकारी देते हैं आम की सफल बागवानी से संबंधित। ऐसे क्षेत्र जहां जून से सितंबर तक अच्छी वर्षा होती है, वहां आम का अच्छा उत्पादन होता है। आम में फूल आने और फल सेट करने के समय शुष्क मौसम का होना आवश्यक होता है। इस समय वर्षा होने या आकाश में बादल छाए रहने से आम का फल काफी कम लगता है और कीड़ों व बीमारियों का प्रकोप भी ज्यादा देखने को मिलता है। केवल कंकरीली, पथरीली एवं ऊसर भूमि को छोड़कर आम की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। लेकिन पौधों की अच्छी वृद्धि एवं उत्तम फलन के लिए 6 से 9 pH मान वाली दोमट मिट्टी आम की खेती के लिए उपयुक्त होती है। चूंकि आम की जड़ें जमीन में काफी गहराई से फैलती है, इसलिए इसके बढ़वार के लिए कम से कम 2 से 2.5 मीटर तक गहरी एवं कंकड़ पत्थर रहित मिट्टी होनी चाहिए। यूं तो देश भर में आम की तकरीबन 1200 किस्में हैं, लेकिन 25 से 30 किस्में ही ऐसी हैं जिनकी व्यावसायिक स्तर पर खेती की जाती है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि फल पकने के आधार पर आम के विभिन्न प्रभेदों को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से मई से सितंबर माह तक पकने वाली किस्मों को रखा गया है। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। बॉम्बे गुलाब खास, जर्दालू, रानी पसंद, अल्फांसो, मिठुआ, सुंदर प्रसाद, सुर्ख वर्मा, ये सभी किस्में मई के अंत से जून के आरंभ तक पकती है। जून में पकने वाली किस्में हैं लंगड़ा या मालदा, कृष्णभोग, हेमसागर, दशहरी, भरत भोग, गोपाल भोग और जर्दा। जुलाई तथा अगस्त माह में पकने वाली किस्में हैं फजली, सुकुल, सिपिया, तैमुरिया, संदूरिया। इन किस्मों के अलावा अगस्त और सितंबर माह में पकने वाली किस्में हैं समर बहिस्त, चौसा और कैतिकी। आइए अब कुछ खास प्रजातियों को करीब से जानते हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से खेती करने के लिए बॉम्बे आम का उत्पादन करना बेहतर होगा। बिहार की इस प्रमुख आगात किस्म का आकार मध्यम होता है। 2 से 25 ग्राम वजन वाले इस फल में गुदे की मात्रा 65.5% होती है। बॉम्बे किस्म वाले वृक्षों में फलन अधिक लेकिन अनियमित होता है। मोहक सुगंध वाली दूसरी प्रमुख व्यावसायिक किस्म है गुलाब खास। मध्यम आकार के इस फल का वजन लगभग 200 ग्राम तक होता है। इसमें गुदे की मात्रा 65% तथा घुलनशील ठोस की मात्रा 23.2% तक होती है। गुलाब खास का रस डिब्बा बंदी के लिए सबसे उपयुक्त होता है, यानी जूस बनाकर व उसकी आकर्षक पैकेजिंग करके आप अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। भागलपुर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध आगात किस्म है जर्दालू। मध्यम आकार के इस आम का वजन 205 ग्राम एवं इसमें गुदे की मात्रा 67% होती है। इसमें फलन अनियमित लेकिन अधिक होता है। गुलाब खास की तरह यह भी डिब्बा बंदी के लिए उपयुक्त माना जाता है। थोड़े छोटे आकार वाला किस्म अल्फांसो अधिक दिनों तक टिकता है। इसका वजन 160 ग्राम होता है। इसमें गुदे की मात्रा 79.7% एवं इसमें घुलनशील ठोस की मात्रा 23% तक होती है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक संकर किस्म है सबरी, जो गुलाब खास और बॉम्बे के संकरण से प्राप्त हुआ है। इसका फल छोटे आकार का होता है।
लेकिन ये काफी मीठा, सुगंधित और रेशा रहित किस्म है। इसमें गुदे की मात्रा 74% है। जून में पकने वाली किस्मों में से एक है कृष्णभोग। मध्यम आकार के इस फल का वजन 255 ग्राम होता है और इसमें गुदे की मात्रा 73.3% होती है। लंगड़ा या मालदा बिहार का सर्वोत्तम व्यावसायिक किस्म है। मध्यम आकार के इस फल का छिलका काफी पतला होता है और इसमें गुदे की मात्रा 75% होती है। साथ ही इसका वजन 242.5 ग्राम होता है। सुगंधित पीला एवं रेशा रहित मालदा डिब्बा बंदी के लिए उपयुक्त होता है। सुंदर लंगड़ा भी बीएयू सबौर द्वारा विकसित एक प्रभेद है, जिसे लंगड़ा व सुंदर प्रसाद के संकरण से विकसित किया गया है। पकने के बाद इसका फल काफी आकर्षक दिखता है। बीएयू सबौर द्वारा विकसित एक दूसरा प्रभेद है जवाहर। यह आम का बौना किस्म है, जो गुलाब खास और महमूद बहार के संकरण से प्राप्त हुआ है। इसकी विशेषता ये है कि पौधा लगाने के तीसरे साल से ही फल मिलना शुरू हो जाता है। ये किस्म सघन बागवानी के लिए उपयुक्त है। मध्यम आकार के इस फल में गूदे की मात्रा 78% तक होती है। जुलाई तथा अगस्त माह में पकने वाली किस्मों में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित देश का पहला संकर आम है प्रभा शंकर। यह बॉम्बे और कालापदी के संकरण से प्राप्त हुआ है। मध्यम आकार के इस फल का वजन 200 ग्राम होता है, जिसमें गुदा की मात्रा 64.1% होती है। इस किस्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें तेज हवा सहने की शक्ति एवं विपरीत मौसम में भी फलने की क्षमता होती है। बीएयू सबौर द्वारा विकसित अगली लोकप्रिय संकर किस्म है महमूद बहार, जो कई गुणों में प्रभा शंकर से मिलता जुलता है। इसमें गूदे की मात्रा 71% तथा घुलनशील ठोस की मात्रा 22% होती है। आम्रपाली यह बौनी किस्म सघन बागवानी के लिए सबसे उपयुक्त है। यह दशहरी तथा नीलम किस्मों के संकरण से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित किस्म है। इसमें फलन नियमित एवं अधिक होता है। देर से पकने वाली किस्मों में गुणवत्ता की दृष्टि से सर्वोत्तम किस्म है चौसा। 260 ग्राम के वजन का फल मध्यम आकार का होता है। इस किस्म में गुदा की मात्रा 73.3% एवं घुलनशील ठोस की मात्रा 21% होती है। अपने पसंद के प्रभेदों के चुनाव के बाद अब बारी आती है खेत की तैयारी और रेखांकन की। इसके साथ ही किसान भाइयों, आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि पौधा लगाने की भी एक निश्चित विधि होती है, जिसको अपनाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे की जाती है खेत की तैयारी और पौधा लगाने की विधि क्या है। बाग लगाने के लिए जब आपने भूमि का चुनाव कर लिया हो तो उसकी अच्छी तरह जुताई कर उसे समतल एवं भुरभुरा बना लें। इस दौरान खरपतवार को भी खेत से हटा देना चाहिए। बाग का रेखांकन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि बाग पुराना होने पर सभी फल वृक्षों को उचित मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलती रहे। फलते फूलते बाग के सही प्रबंधन के लिए पौधों को सीधी पंक्तियों में लगाना चाहिए। आम का बाग लगाने के लिए वर्गाकार विधि अन्य सभी विधियों की अपेक्षा सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी समान होती है। वर्गाकार पद्धति से बाग के रेखांकन के लिए रस्सी की सहायता से पारंपरिक किस्मों के बड़े वृक्षों के लिए 10 मीटर गुना 10 मीटर की दूरी पर एवं आम्रपाली जैसी बौनी किस्मों के लिए 2.5 गुना 2.5 मीटर की दूरी पर और इसके अलावा मध्यम बौनी किस्मों के लिए 5 गुना 5 मीटर की दूरी पर रेखा खींच लेनी चाहिए। और हाँ, रेखांकित करते समय ही पौधा लगाने वाले बिंदुओं पर खूंटी गाड़ दें, ताकि आप निश्चित स्थानों पर ही पौधा लगा सकें। आम का बाग लगाने के लिए गड्ढे की खुदाई का कार्य मई महीने में शुरू करें। बड़े वृक्षों के लिए 1 गुना 1 मीटर
और बौनी या मध्यम बौनी किस्मों के लिए 0.5 गुना 0.5 मीटर यानी आधे मीटर लंबाई चौड़ाई के आकार के गड्ढे खोद लें। खुदाई के बाद गड्ढे को 1-2 सप्ताह तक खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे मिट्टी के अधिकांश कीट व्याधियों और खरपतवारों का नाश हो जाता है। मानसून की वर्षा आरंभ होने पर गड्ढों में 40 से 50 किलोग्राम कंपोस्ट, 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 10 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर भर देना चाहिए। यदि संभव हो तो ऊपर वाली मिट्टी पहले एवं नीचे वाली मिट्टी बाद में भरना चाहिए। मिट्टी भरते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि गड्ढा वाली जगह भूमि की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा रहे। ऐसा करने से पौधों के आसपास जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। गड्ढा भरने के बाद मिट्टी को 10 से 15 दिनों तक बैठने दें। पौधा लगाने से 2 दिन पहले क्लोरोपाइरिफॉस नामक दवा से गड्ढा के ऊपरी यानी 95 सेंटीमीटर सतह को उपचारित करना चाहिए। अब पौधा लगाने के लिए गड्ढे के बीचों बीच एक गड्ढा बनाकर पिंडी सहित पौधे को गड्ढे में रख दें। इसके बाद पौधे के चारों ओर मिट्टी को अच्छी तरह दबा दें। ध्यान रहे, पौधा लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करना आवश्यक है। पौधों की उचित वृद्धि और अच्छे फलन के लिए ये जरूरी है कि आप खाद और उर्वरक संयमित रूप से और समय समय पर डालें। इसके साथ ही रोपण के तुरंत बाद और फिर लगातार सिंचाई की अच्छी व्यवस्था का भी खास ख्याल रखना होगा। खाद देने का उचित समय जुलाई-अगस्त माह है, लेकिन पोषक तत्वों का अधिक वर्षा होने से होने वाली क्षति को देखते हुए कंपोस्ट की पूरी मात्रा एवं उर्वरक की आधी मात्रा जुलाई में और शेष मात्रा का प्रयोग सितंबर माह में करना अधिक लाभदायक होता है। पौधे के आयु एवं आकार के अनुसार खाद देने की विधि अलग होती है। यदि वयस्क पौधा अपने सर्वाधिक फैलाव में आ गया हो तो बगीचा के जुताई के समय हल के पीछे कुंड में उर्वरक एवं कंपोस्ट डालकर पाटा चलाना ज्यादा उपयुक्त होगा। छोटे पौधों की सिंचाई नियमित रूप से मिट्टी की नमी को देखते हुए लगभग 1 सप्ताह के अंदर अवश्य करनी चाहिए। गुणवत्ता युक्त फल और उम्दा पैदावार या बेहतर उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि आप नियमित रूप से अपने बाग की देखरेख करें। किसान भाइयों, मंजर निकलने से लेकर फल की तुड़ाई तक आपके बाग को नियमित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इन प्रबंधन टिप्स को अपनाकर आप अपने बाग को कई प्रकार के कीट और रोग लगने से भी बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ करना होता है। आम में लगने वाले प्रमुख कीट हैं मधुआ। भूरे रंग का यह कीट आम को काफी नुकसान पहुंचाता है। शुरुआत में यह कीट पेड़ की छाल में छुपा रहता है और मंजर आने पर नई पत्तियों एवं फूलों का रस चूसकर हानि पहुंचाता है। यह काफी मात्रा में मधु के समान चिपचिपा द्रव्य छोड़ता है। मधुआ कीट के अधिक प्रकोप होने से पत्तों एवं फलों पर चमक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगता है। इस कीट से बचाव के लिए पहला छिड़काव इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशी का 1.0 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर करना चाहिए। दूसरा और तीसरा छिड़काव रोगर 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर करना चाहिए। मिलीबग या दहिया कीट, यह आम में लगने वाला एक दूसरा कीट है। इसके शिशु एवं मादा चिपटे तथा गोल आकार के होते हैं और इनके शरीर पर सफेद पाउडर चिपका रहता है। दिसंबर माह में ये कीड़े जमीन से पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। फलों की निचली सतह, टहनियों तथा फलों पर रस चूसने वाले सफेद कीट समूह कपासनुमा शरीर के कारण जल्दी ही दिख जाते हैं और मार्च आने तक इनकी संख्या एवं इनके आकार में इतनी वृद्धि हो जाती है कि डालियों पर सफेदी सी छा जाती है। मिलीबग के आक्रमण से फूल गिर जाते हैं और फलन भी अच्छा नहीं हो पाता। उपचार के लिए दिसंबर के तीसरे सप्ताह में वृक्ष के तना के चारों ओर ओस्टिकोग्रीस का 10 सेंटीमीटर चौड़ा लेप लगा दे। ऐसा करने से पेड़ पर चढ़ने वाले कीड़े इस पर सटकर मर जाते हैं।
या फिर अल्काथीन या सेलोफेन कागज की 20 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी पेड़ के चारों तरफ लपेट देने से कीट पेड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे। यदि कीट का प्रकोप हो चुका हो तो नियंत्रण के लिए क्विनोलफॉस 2 मिलीलीटर या मोनोक्रोटोफॉस 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर मार्च अप्रैल में छिड़काव करनी चाहिए। जनवरी माह में तने के चारों ओर गुड़ाई एवं क्लोरोपाइरिफॉस या मिथाइल पैराथॉन के 200 ग्राम पाउडर या धूल का बुरकाव किया जा सकता है। एक अन्य कीट है फल छेदक मक्खी। देर से पकने वाली किस्मों में इस कीट का अधिक आक्रमण देखा जाता है। ये मक्खी काफी छोटी एवं भूरे रंग की होती है। इसके गर्दन पर पीले तथा काले धब्बे होते हैं। इसके उपचार के लिए गर्मी में बगीचे की जुताई कर दें। इससे मिट्टी के अंदर छिपे फल मक्खी के अंडे या बच्चे मर जाते हैं। इसके अलावा मई माह में किसी कीटनाशी दवा का छिड़काव कर देने से फल छेदक मक्खी से लगभग छुटकारा पाया जा सकता है। तना भेदक। कभी कभी मोटी टहनियों या तने में इसका प्रकोप देखने को मिलता है। बड़े आकार के पिल्लू तने के अंदर घुसकर भीतरी भाग को खाने लगते हैं और उसी में विष्ठा भी निकालते हैं, जिससे उनके पेड़ पर होने का संकेत मिलता है। तना भेदक कीट के प्रकोप से टहनियां सूख जाती हैं या कभी कभी टूटकर गिर जाती हैं। नियंत्रण के लिए नुवाक्रॉन के घोल 10 मिलीलीटर प्रति लीटर या पेट्रोल की 2 से 3 बूंद जीवित छिद्र में डालकर टहनियों के सभी छिद्रों को गीली चिकनी मिट्टी से बंद कर दें। इसके गंध के प्रभाव से पिल्लू को खत्म किया जा सकता है। आइए अब आम में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में जानते हैं। चुड़नील आसिता। इस रोग में मंजर निकलते समय आकाश में बादल छाए रहने पर या हल्की वर्षा होने पर मंजर अपना प्राकृतिक रंग गंवाकर काला या भूरा हो जाता है। इस रोग से बचाव के लिए सल्फेक्स थायोविट या कोहसान नामक फफूंदीनाशक दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस तरह से इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा केलेथेन 2 ग्राम को कैलेक्सिन 2 ग्राम के साथ प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतर पर 2 बार छिड़काव करें। इन सब के अलावा आम की एक प्रमुख समस्या है और वो है अनियमित फलन। दरअसल कुछ किस्मों में नई शाखाएं फल निकलने के बहुत दिनों बाद आती है, जिसकी वजह से अगले सीजन में जब मंजर लगने का समय हो जाता है उस समय तक ये शाखाएं परिपक्व ही नहीं हो पाती, इसलिए फलन नहीं हो पाता है। ये समस्या आखिर क्यों आती है और इसका कुशल प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। जब पेड़ 1 वर्ष से अधिक फल देते हैं तो उसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, जिसके कारण पेड़ नई शाखाएं उगाने में सक्षम नहीं रह जाते। कई बार कार्बन या नाइट्रोजन के असंतुलन के कारण भी पेड़ नई शाखा उगाने के काबिल नहीं रहते, जिसके कारण दूसरे वर्ष में फलन नहीं हो पाता है। इसके अलावा विपरीत परिस्थिति जैसे अधिक वर्षा या कम तापमान फल लगने की स्थिति को प्रभावित करता है। अनियमित फलन प्रबंधन के लिए बागों की उचित देखरेख जरूरी है। अगर समय से मंजर के अलावा भी मंजर आए तो उसे तोड़कर हटा देना चाहिए। इससे फलन वर्ष में पेड़ पर पोषक तत्वों की कमी का असर कम होगा और अफलन वर्ष यानी फल आने के अगले साल भी आप फल तोड़ सकेंगे। यदि वृक्ष में फल एक सीमा से अधिक लगता है तो वृक्ष की चारों दिशाओं से कुछ कुछ फलों को कंचे के बराबर की अवस्था में आ जाने के बाद ही तोड़ लेना चाहिए। ऐसा करने से पेड़ों के पोषक तत्व एवं वृद्धि में सामंजस्य बना रहेगा और फल भी आकार में बड़े एवं स्वस्थ मिलेंगे। अगर तुड़ाई की तकनीक सही हो तो निश्चित तौर पर फलों की भंडारण क्षमता बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, अगर आप व्यावसायिक स्तर पर आम का उत्पादन कर रहे हैं तो तुड़ाई यंत्र का जरूर प्रयोग करें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं तुड़ाई से संबंधित सभी बारीकियों के बारे में। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि फलों का उपचार कैसे करना चाहिए तुड़ाई के बाद। फलों की तुड़ाई के समय ध्यान देने वाली कुछ जरूरी बातें। फल तोड़ने के दौरान फलों में चोट या खरोंच न लगने दें।
फलों को जमीन पर तथा धूप में न गिराएं। डंठल से निकलने वाली चेप यानी दूध को फलों पर न लगने दें। बचाव के लिए फलों को करीब 1 सेंटीमीटर लंबे डंठल के साथ ही तोड़ें। फल तुड़ाई यंत्र का उपयोग करने से आम की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। यंत्र से एक आदमी 1 घंटे में करीब 800 से 1000 आम की तुड़ाई कर सकता है। आम की तुड़ाई सुबह के समय करें। फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए तुड़ाई के बाद कुछ उपचार किए जाते हैं, जैसे आम को पेटियों में पैक करने से पहले इनको कार्बेंडाजिम मिले गर्म पानी में उपचारित करें। आम की भंडारण क्षमता उसकी किस्मों पर काफी हद तक निर्भर करता है, लेकिन अमूमन परिपक्व आम को आप 7 से 14 दिनों तक कमरे के तापमान पर सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन व्यावसायिक उद्देश्य से अगर आप आम की खेती या बागवानी कर रहे हैं तो उस समय में भंडारण क्षमता कैसी हो, आइए लेते हैं पूरी जानकारी। आमतौर पर परिपक्व आम कमरे के तापमान पर 7 से 14 दिनों तक रखे जा सकते हैं। यूं तो भंडारण क्षमता आम की किस्मों पर भी निर्भर करता है, लेकिन प्रशीतन यानी प्री कूलिंग करने से फल कम खराब होते हैं। 4 से 6% कैल्शियम क्लोराइड के घोल से फलों को उपचारित करने से फलों की रखरखाव क्षमता में कमी आती है। आम का शीत भंडारण 8 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाना चाहिए, जैसे चौसा को 8 डिग्री सेंटीग्रेड, आम्रपाली को 12 डिग्री सेंटीग्रेड एवं मालदह को 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 30 दिनों तक आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने हमारे इस भाग में देखा कि आम का सफल व्यापारी बनने के लिए वैज्ञानिक विधि अपनाना बेहद जरूरी है और ये आपके लिए पूरी तरह से लाभकारी भी सिद्ध होगा। इस हमारे विशेष भाग में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।